डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें आपको पहले तो आपको उसके बारे में विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया था और साथ में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए गए थे। उसमें से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए और हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही आया था। अब की बार मैंने देखा कि कुछ लड़के बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो सिंपल सा है और ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और सवाल जो पूछा गया था उसका आंसर बिल्कुल सही था। Q/4 आता है और फिर 1/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आता है, जो कि आंसर बिल्कुल सही था। तो सिंपल सा था ये जो क्वेश्चन था। तो उसमें आपको बताया गया था कि जो क्वेश्चन में एक था उसके पास क्यू चार्ज था, उसके पास अनावेशित दो गोले थे बी और सी। जब इसके संपर्क में लाया जाता है, इस पर वापस उतनी दूरी पर रखा जाता है तो आवेश का जो वितरण होगा वो बराबर होगा Q/2। अब आप इस Q/2 को इसके पास लेके जा रहे हैं, अब इस ए वाले गोले को, तो क्या होगा, ये अपना चार्ज का वितरण होगा वो आधा आधा करेगा तो Q/4 और Q/4। डिस्टेंस आप मान लीजिए R है, तो आपको यदि फोर्स निकालना हो तो फॉर्मूला तो आप जानते हो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K Q/4 अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 4 × 4 कितना हो गया 16, तो 1/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यही इसका क्या था राइट आंसर। और सभी का आ गया था जितना ने किया था। तो ये तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात हो गई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की। तो वो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे और क्या है इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन और जो वर्किंग रहेगा इसका वो हम देखेंगे। ये चैप्टर सेकंड भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसको समझना है हमें किस टाइप से इसका यूज किया जाएगा। तो 4 यूनिट आपको, एक यूनिट में 4 लेसन बताए गए थे स्थिर वैद्युतिकी में, जिसमें हम स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है। तो इसी के बेसिस पे अपना जो दूसरा चैप्टर है वो है गाउस का नियम, ठीक है। फिर इसके बाद में हम विभव के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो पहले देखिए, और इसमें से एक सवाल जो है वो एग्जाम में 100% आपको मिलेगा, चाहे कोई सा भी सवाल आए। और अबकी बार जो आया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो अच्छे से समझिए इसको। देखो, इस चैप्टर का जो नाम है वो है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, गाउस का नियम एवं उसका अनुप्रयोग जो है वो किसके बारे में बताना चाहता है और कैसे इसका जनरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर किन किन क्वांटिटी की हमें जो है वो सख्त जरूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो एक राशि आती है जिसका हमने नाम आपको कल बताया था विद्युत फ्लक्स का। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी रहेगी वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कल मैंने आपको बता भी दिया था इसके बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फिर आवेश वितरण क्या होता है, फिर गाउस के नियम से हम स्टार्ट करेंगे और इनका यूज क्या है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, किसे कहेंगे? तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक पृष्ठ होना चाहिए जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ अपने पास, पूरा ये बोर्ड एक पृष्ठ है जिसको मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो जैसे ही यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारी क्या गुजरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी। यानी कि आपको बताया था कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। आवेश अपने चारों ओर किसका निर्माण करता है, एक क्षेत्र का, ठीक है। और उसमें इसकी दशा, अपनी को दिशा बतानी हो या दशा बतानी हो तो किसकी आवश्यकता होगी, क्षेत्र रेखाओं की। तो वैसे ही यदि एक पृष्ठ है, ये पूरा एक पृष्ठ है, इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पृष्ठ होकर क्या गुजरेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस पूरे पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उन लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की उसकी संख्या जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र आप पढ़ चुके हो ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो सिंपल सा है डेफिनेशन
कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, इस समान विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, इससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेगी लंबवत दिशा में, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको जो दर्शाने का जो साइन होता है उसको हम फाई ई से व्यक्त करते हैं, फाई ई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ये फाई को शो करता है फ्लक्स को, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे। तो आ गया होगा समझ में। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पास एक पृष्ठ है, मान लीजिए मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, ये एक पृष्ठ जो वो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ये पृष्ठ है पूरा। तो इस पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ई। तो इससे होकर गुजरने वाली, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। जितनी ज्यादा उसकी संख्या होगी उतना उसका विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको पूरे पृष्ठ को एक बार आपको इस टाइप से दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही है। तो ये पृष्ठ हो गया, ये इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल सपोज कीजिए ये है एस, ठीक है। अब एक अल्पांश लेता हूं, इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया मैंने डीएस, ये विद्युत क्षेत्र है इसकी, और इसका हमने एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया डीएस, छोटा सा एरिया जहां से विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही है। इसका ये फैक्टर इसके साथ कौन सा घटक बनाता है, थीटा, ठीक है। कौन सा घटक बना रहा है, इसके एरिया के साथ थीटा घटक बनाता है। तो ये जो थीटा मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, ई कोस थीटा के, क्योंकि ये जो आपको बता दिया है मैंने पहले कि जो आधार वाला घटक होगा वो कौन सा घटक होता है, ई कोस थीटा। यदि आप इसकी बात करेंगे, ये है जैसे विद्युत क्षेत्र का मान, तो ये आधार के साथ जो घटक होता है, हमने सदिश सदिश में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये ई कोस थीटा होता है और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो उसी प्रकार से ये वाला जो घटक आएगा ये डीएस है, इसके साथ थीटा कौन बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ घटक कौन सा आएगा, ई कोस थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस डीएस एरिया की बात करें तो इस डीएस पे यदि स्पष्ट पहले तो कौन सा घटक आएगा, इसका डीएस कोस थीटा आएगा। तो अब देखिए इसका सूत्र क्या बनता है वो आपको समझना है। तो इस समान पृष्ठ में एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने ले लिया एक पृष्ठ, इससे गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो हमने अल्पांश लिया है, तो अल्पांश लिया तो हम इसको दर्शा सकते हैं, अल्पांश से अल्पांश विद्युत फ्लक्स का ही जनरेशन होगा। छोटे से क्षेत्र से एक छोटा सा विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होगा, आप देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में और साथ में इसका एक क्या लिया गया है, एरिया। तो इसका जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा वो जाएगा ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और साथ में दो क्षेत्रफल, बस दो ही राशि है इसके अंदर जिसकी वजह से किसका जनरेशन हो रहा है, विद्युत फ्लक्स का। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में से जो क्षेत्र रेखाएं होकर गुजर रही है उन्हीं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। और आपको मैंने एक जगह बात भी बताई थी कि जितनी ज्यादा किसी पृष्ठ से होकर गुजरती है उसकी तीव्रता का मान, उसका फ्लक्स का मान भी उतना ही क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ये हो गया ई डॉट डीएस। तो इसको हम यदि गुणनफल के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अदिश गुणनफल को शो करता है, तो ये आ जाएगा ई डीएस कोस थीटा, ठीक है। अब आपको टोटल फ्लक्स का पूरा मान निकालना है, पूरा मान चाहिए, तो डी फाई का हम क्या कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो ये डी फाई ई, इधर भी समाकलन हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से डी फाई ई का तो मान आ जाएगा फाई ई, और इसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन ई डी एस कोस थीटा। तो ये है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब इसके अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। जैसा पृष्ठ होगा वैसा ही आपको इसका मान मिल जाएगा। जैसे बेलन होता है तो उसका आप क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है। फिर यदि ये इसकी बजाय कोई हमने वर्गाकार पृष्ठ लिया होता है, या फिर हम ऐसे बात करेंगे समतल पृष्ठ होता है तो क्या होगा। तो अलग अलग कंडीशन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स की, इसमें स्टार्टिंग करने से पहले यदि इसके बारे में पता होगा तो आसानी से हम आगे का टॉपिक है वो अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स सिंपल सा है कि एक पृष्ठ जिसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उससे होकर गुजरने वाली जो लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। इसको दर्शाने का जो साइन होता है वो होता है फाई ई, ठीक है। तो हमने एक पृष्ठ लिया जिसका टोटल सरफेस एरिया है एस, और इसका एक अल्पांश लिया जाए वो है डीएस एरिया। तो इससे होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी वो अल्पांश विद्युत फ्लक्स को बताएगी। तो डी फाई ई से दर्शाते हैं, ई डॉट डीएस। तो इसका जो अदिश गुणनफल है इसलिए डीएस कोस थीटा आएगा फैक्टर।
ये मान आ जाएगा इसका टोटल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो है आवेश वितरण। और इससे पहले एक सवाल मैं इसमें आपको बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पहुंच करना। इसके बाद में देखिए इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखिए फाई ई का मात्रक क्या आना चाहिए यहाँ से विद्युत फ्लक्स का। तो आपको पता है कि फाई ई जो मान है वो एक्चुअल में ई और डीएस पे डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल पर। तो आपको याद होगा कि हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली थी उसका मात्रक क्या होता है, आपको बताया गया था एफ अपॉन क्यू से न्यूटन बटा कूलम होता है इनटू सरफेस एरिया। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है सही वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ फाई यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये आप ध्यान रखिए, मात्रक है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें आपका एक सवाल तो ये है, आप इसका मान याद करोगे इसकी विमा क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में खाली विमा वगैरह पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, डायमेंशन निकाल के बताओगे कि इसका विमा क्या आने वाली है। सिंपल सा है, बल्ब का विमा यहाँ पे लिखोगे, आवेश की एटी हो जाती है, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। आप मेरे को इसकी विमा याद करके बताइएगा कि क्या विमा आती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया विद्युत फ्लक्स। अब इसके बेसिस पर एक सवाल देखिए कैसे सोल्व करते हैं, खोज करना एक बार फिर से। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक समान विद्युत स्थितिक क्षेत्र E बराबर दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान अपने को दे रखा है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14 k कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में रखने पर पृष्ठ से S बराबर 10 k कैप मीटर स्क्वायर से होकर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आपको क्या निकालना है, बाहर विद्युत फ्लक्स का मान याद करना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है I बराबर 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14 k कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। और यहाँ से इसका सरफेस एरिया दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 10 k कैप मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, खोज करना है, करो स्टार्ट। इसके बाद में S बराबर ये है 10 k कैप मीटर स्क्वायर है। तो आपको ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर क्या होता है आप जानते हो, E डॉट S बताया था, टोटल मान निकालेंगे। तो वैसे मैंने समाकलन बताया था। तो देखिए यदि आप विद्युत क्षेत्र में ईडीएस का समाकलन भी करते हो एक मैक्सिमम मान के लिए, तो E तो आ जाएगा बाहर और डीएस का समाकलन क्या हो जाता है S। तो E इंटू S होता है विद्युत फ्लक्स। तो इसका सूत्र हो गया। अब मान रखिए यहाँ पे, तो E का मान तो है अपने पास 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14 k कैप, मल्टीप्लाई में साथ आता है अदिश गुणनफल S 10 k कैप। अब इसका आंसर क्या आएगा, यदि अपन एक बार देखें तो 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कि अदिश गुणनफल में i डॉट i का मान कितना होता है, j डॉट j का मान कितना होता है, k डॉट k का मान कितना होता है। तो आपको बताया था i कैप j कैप k कैप डॉट k कैप, इनका मान तो होता है 1। और अदर जितने भी होते हैं जैसे i डॉट j कैप j डॉट k कैप, इनका सबका मान क्या होता है 0। तो आप देखिए जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40, i कैप डॉट k कैप इनका मान क्या हो जाएगा 0। फिर 8 को 10 से गुना किया 80, j कैप डॉट k कैप इसका मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेम क्वांटिटी अदिश में आपको पता होना चाहिए कि i कैप डॉट i कैप j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप, इनका मान आपको कितना बताया गया था 1। तो कुछ पॉइंट ऐसे है जिसका 11th क्लास का इसमें यूज हो रहा है। तो आप देखिए सिर्फ k कैप वाली टर्म रहेगी, बाकी सारे मल्टीपल जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 140 k कैप डॉट k कैप, ठीक है। और इसका मान कितना होगा 1, तो आ जाएगा 140। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलम। सॉरी यहाँ पे हमने न्यूटन पर कूलम लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक दिया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक और आंसर हो जाएगा अपने पास ये विद्युत फ्लक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में भी आपको लिखना है, जब टॉपिक होता जाए उसके साथ साथ नोट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, खोज करना। अब इसके बाद में देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे हम क्या सिद्ध करना है थोड़ा सा समझना है। कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, उसमें एक बेलन रखा गया है और वो इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि जो बेलन रखा जा रहा है वो इस टाइप से नहीं, लंबवत नहीं रखा गया है, वो इस टाइप से रखा है जैसे ये बेलन है मान लीजिए, तो इसको ना इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा गया, जैसे विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो इस टाइप से रखा गया है, न कि इस टाइप से, ठीक है।
तो लंबवत न रख करके हम किस प्रकार से रखेंगे, इसके अनुदिश रखना है। सिद्ध करो कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। कैसे हम इसको सिद्ध करते हैं तो समझिए इसको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, पहले एक बेलन लेते हैं, ये मैंने एक बेलन बना लिया, ठीक है। इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखिए इसको। ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करते हैं कि हमें इससे सिद्ध करना है कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो हम इसको कैसे प्रूव करें, तो आप देखिए इसका जो एरिया है टोटल वो हम मान लेते हैं, टोटल पूरा एरिया तो एस होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक बार इसको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो मैं इसको ये वाला जो वृत्तीय फलक है 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये पृष्ठ हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं S1, ठीक है, S1 मान लीजिए। दूसरा पृष्ठ ये मान लीजिए इसका लंबवत वाला जो ये फलक है पूरा फेस ये मान लेते हैं वो पृष्ठ है S2। और तीसरा पृष्ठ जो है वो है ये दूसरा वृत्तीय फलक। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि 3 पृष्ठ में ये डिवाइड कर लिया हमने। तो जैसे होता ना कि एक तो बेलन के ऊपर का ढक्कन, एक पीछे का, इसका पीछे का ढक्कन हो जाएगा, एक ये पूरा फलक हो गया। तो 3 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया, S1 S2 और ये मैं इसको लिख देता हूँ S3, ठीक है। तो यदि आप इसके अनुदिश यदि आप घटक निकालेंगे तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, ये तो बना रहा है 0 डिग्री। यहाँ पे तो थीटा बराबर है 0 डिग्री, इसमें थीटा बराबर कितना हो गया विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री। और इसमें आप देख सकते हो कि 0 है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा θ3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, S3 पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा फाई E बराबर, आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे समाकलन होता है E डॉट ds का, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, ठीक है। तो ये टोटल जो विद्युत फ्लक्स है इस पूरे बेलन के लिए निकालना है। तो पूरा बेलन जो है वो S पृष्ठ माने टोटल, तो S पृष्ठ कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में, S1 S2 और S3, 3 पृष्ठ में इसको डिवाइड करेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आने वाला है। समाकलन में पहला पृष्ठ S1 E ds cos थीटा S1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। दूसरा प्लस लगाएंगे, 3 क्षेत्र है ना इसके, इसलिए 3 क्षेत्र में डिवाइड कर रहे हैं। S2 ये भी हो जाएगा E ds cos थीटा, ऐसे ही S3 E ds cos थीटा, ठीक है। अब मान रखिए इसके अंदर तो कितना वैल्यू आने वाला है, तो फाई E इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो है S1 के लिए E ds, S1 के लिए थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है, तो यहां पे रखेंगे cos 0। फिर S2 के लिए कितना है, वो है 90, आप देख सकते हो यहां से S2 पृष्ठ के लिए कितना मान है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। प्लस S3 के लिए कितना मान है E ds cos 180 डिग्री। तो आप देखिए सिंपल सा ही तो हो गया काम, खाली विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, 3 क्षेत्रों में डिवाइड किए, थीटा का मान कितना है वो रखा और अब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बस इतना ही सिद्ध करना है हमें। तो देखना है कि इसका मान यदि 0 आ गया तब तो हमारा ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत। तो देखिए cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ तो रह जाएगा S1 पृष्ठ के लिए E ds, ठीक है। cos 90 वाले का जो मान होता है वो होता है 0, तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी 0। फिर 180 का मान होता है वो -1 होता है cos 180 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस S3 E ds, ठीक है। अब समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, S के रेस्पेक्ट में, तो S का समाकलन हो जाएगा तो E तो आ जाएगा बाहर, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हम इस टाइप से लिख देता हूं एक बार, E ds माइनस समाकलन में E ds, ठीक है। S1 पृष्ठ हो चाहे S3 पृष्ठ हो, दोनों सेम ही टाइप के वृत्ताकार, तो यहाँ से इसका मान भी आएगा ES और इसका भी मान क्या जाएगा, ds का समाकलन S होता ही है, तो ES में से ES चला जाएगा, कितना आएगा 0। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना आ गया 0। ये हमें सिद्ध करना था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बेलन से होकर यदि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा गया हो तो उससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। तो हैंस प्रूव हो गया। सिंपल सा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स के बेसिस पे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं और एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, फिर खोज करना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है आवेश वितरण का, कैसे हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपको गाउस का नियम जब हम पढ़ लेंगे सिद्ध करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें विद्युत फ्लक्स की।
दूसरी बात, हमें आवेश वितरण की वहां पे जरूरत देखनी पड़ेगी। जितनी भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन समझाऊंगा, आई होप आपको सारी एप्लीकेशन जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। और पक्का क्वेश्चन है 3 नंबर का, जो आप आसानी से इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई इतना ज्यादा कोई भारी काम नहीं है, खाली एक ही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद में एक एक करके इसका मान निकालेंगे, और फिर आप खुद भी कहोगे कि ना बहुत सिंपल सा चैप्टर है और अच्छे से ये नंबर आप जो है इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। बस खाली इतना है कि आपको टाइम टू टाइम इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप इसको एक बार पढ़ करके छोड़ देते हो तो फिर ये फिजिक्स जो है ना वो थोड़ी भारी पड़ जाती है ध्यान नहीं देने से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना, वो है आवेश वितरण का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे आपके पास लड्डू और मैं उसका कहूँ कि वितरण करना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लड्डुओं को बांट ही रहे हो। तो उसी प्रकार से आवेश का वितरण करने का मतलब भी है कि आवेश को क्या करना होता है, समान रूप से बांटना, यानी कि एक समान क्षेत्र के अंदर बांट रहे हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आवेश वितरण। अब 3 टाइप से जो है हम आवेश को बांट सकते हैं। आपको पता है, या तो अपने पास कोई लाइन होगी, या कोई पूरा क्षेत्र होगा, या फिर कोई होगा वॉल्यूम। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल इनका देता हूँ। जैसे ये लाइन है, एक सपोज कीजिए एक लाइन ही है, इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर यदि आप आवेश को बांटोगे तो ये कौन सा वितरण होगा, रेखिक होगा। फिर एक पृष्ठ ले लिया जाएगा पूरा, तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और एक यदि वॉल्यूम ले लिया जाता है तो वो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर उसको हम बोलेंगे आयतनीय आवेश घनत्व या आयतनीय आवेश वितरण, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, तो देखिए आवेश वितरण की जो है इसका मतलब होता है आवेश को बांटना। 3 टाइप से आप आवेश को बांटेंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट है लीनियर चार्ज, यानी कि रैखिक आवेश वितरण, या रैखिक आवेश घनत्व भी बोलते हैं इसको, रैखिक आवेश वितरण, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ ये लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सरफेस वाला, तो पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस नाम आ जाएगा। और एक होता है आयतनी, थर्ड आयतनी आवेश वितरण। तो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। लीनियर चार्ज, इसको हम वॉल्यूम बोल देंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं आवेश वितरण के। 3 टाइप हो सकते हैं, रैखिक हो सकता है, पृष्ठ हो सकता है, आयतनी क्या हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए कि अपने पास एक लाइन है, एक रेखा है, इसके ऊपर यदि आप आवेश का वितरण करते हो, किसी आवेश को इसके ऊपर डिवाइड कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए तीनों के लिए अलग अलग साइन है। इसके लिए होता है लैम्डा साइन होता है, इसके लिए होता है रो, लैम्डा, सिग्मा और रो, ठीक है। इसके लिए सिग्मा हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा रो, ठीक है। अलग अलग आवेश वितरण के साइन होते हैं। तो इसके ऊपर आप देखिए आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, लंबाई पे, तो एल पे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रैखिक आवेश वितरण हो जाएगा। आवेश की मात्रा किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रैखिक आवेश वितरण। अब आपकी इसका आपको मेरे को ना सिर्फ इतना बता देना मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है। तीनों के मात्रक आपको बताने, सिंपल सा काम कर रहे हैं। फिर पृष्ठीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा, जैसे हम एक पूरा पृष्ठ लेते हैं, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया मान लीजिए कोई भी, ठीक है। इसको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते, तो ये हो गया एक पृष्ठ ले लिया हमने, इसका एक हिस्सा। तो इस पृष्ठ के ऊपर आप सभी पे वैसे तो आवेश का वितरण करोगे, तो इसका पूरा सरफेस एरिया एस है, और मान लीजिए कि आप इसने डीएस एरिया पे किया, तो ये आवेश वितरण हो जाएगा कौन सा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो आपको बताएं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, dq अपॉन, जैसे यदि अल्पांश आप बांटोगे, इसके छोटे से हिस्से पे आवेश बांटते हो, तो आप आवेश की थोड़ी सी मात्रा लिए, छोटे से क्षेत्रफल पे लिए, तो हो जाएगा dq बटा ds। यदि आप पूरा मान लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, q बटा s, ठीक है। तो सीधा सा हो गया, जैसे लंबाई पर आवेश का वितरण, पृष्ठ पर आवेश का वितरण, एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा हो जाएगी, और ये हो जाएगा आयतन में। जैसे एक पूरा आयतन ले लिया जाता है, किसी हिस्से का वॉल्यूम ले लिया जाता है, तो ये हो जाता है dv, ठीक है। और पूरा वॉल्यूम लेंगे तो कितना आएगा v, और आवेश की मात्रा हो जाएगी q, तो q बटा v क्या हो जाएगा, आयतनीय आवेश वितरण। या फिर हम अल्पांश में लिखें तो dq अपॉन dv लिख सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बस आपको काम ये करना है, इनके तीनों के आपको मात्रक बताने हैं क्या क्या होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि तीनों के एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये यदि अपने पास एक कोई वायर ले लिया जाए, यदि हम एक वायर ले रहे हैं, इसके ऊपर यदि आप आवेश को बांटोगे तो ये वितरण होगा रैखिक आवेश वितरण, चारों ओर इस पे आवेश का जो मान हो जाएगा, ठीक है, रैखिक आवेश वितरण हो जाएगा। यदि अपन एक पृष्ठ ले लेते हैं, कोई भी अपन ने एक पृष्ठ ले लिया, मान लीजिए कि इस पृष्ठ की बात करते हैं, ये पृष्ठ हमने ले लिया है, या इस पृष्ठ के ऊपर अपन कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कौन सा आवेश वितरण आएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे बेलन का पृष्ठ हो जाएगा, या फिर कोई भी हमने समतल है, ये इस समतल पृष्ठ के ऊपर आवेश का वितरण हो रहा है तो ये पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। और इसके बजाय यदि वॉल्यूम का हो जाए, जैसे ये बोतल है पानी की, तो इसके ऊपर ये है इसका आयतन, इसके अंदर क्योंकि पानी डाला जा सकता है तो हर एक वस्तु का क्या होता है, आयतन। इसमें यदि आप आवेश को वितरित करते हो अलग अलग जगह तो कौन सा वितरण आएगा, आयतनीय आवेश वितरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर एक एक करके टॉपिक जो है वो आराम से क्लियर होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।